अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको अपने इस नए प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है बुक इन डिटेल, यानी कि किताब तफसील में। तो इसमें हमारी ये कोशिश है कि एक किताब का एक तफसीली जायज़ा लिया जाए, क्या लिखा है किताब में, इसको थोड़ी तफसील के साथ बयान किया जाए। क्योंकि बुक समरीज़ में यूजुअली क्या होता है कि आप एक बुक का एक खुलासा पेश करते हैं, जो सेंट्रल आइडिया है वो तो समझ में आ जाता है, उसका एक अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन जो मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गूमेंट्स और डिटेल्स एक ऑथर ने जमा किए होते हैं, दिए होते हैं, तो वो यूजुअली हम मिस करते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारी जो पहली किताब है जिस पे हम तफसीलन इसमें जो डिटेल्स है उनके साथ इसको बयान करने की हम कोशिश करेंगे। इस किताब का नाम है इस्लाम इन हिस्ट्री एंड सोसाइटी। इसके जो ऑथर है उनका नाम है मालिक बिन नबी। बेसिकली एक अल्जेरियन फ़िलासफ़र है और बहुत ही बड़े स्कॉलर है, बहुत ही बड़े फ़िलासफ़र है। 1903 में जो है 1905 में ये पैदा हुए थे अल्जेरिया में। इनकी तालीम फिर हुई अल्जेरिया में, पेरिस यानी कि फ्रांस में, फिर ये सेटल हो गए कायरो में यानी कि मिस्र में। और काफ़ी नॉलेज रखने वाले स्कॉलर हैं और लोग इनको यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में इसलिए नहीं जानते क्योंकि इन्होंने जो किताबें लिखी हैं वो फ्रांसीसी लैंग्वेज में लिखी है, फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी है। तो इसलिए रिलेटिवली एक अननोन फिगर है सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अजीम है, काफ़ी अहम है। ख़ास तौर पर जिन लोगों की दिलचस्पी इस अमर में है, इस मामले में है कि मुसलमान ज़वाल पज़ीर कैसे हो गए, हमारी जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स जो हमारे हैं वो इस तरीके के क्यों है, इसके पीछे कौन से महरिकात है, वजूहात हैं, इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो वो सब चीज़ें इन सब चीज़ों में मालिक बिन नबी ने काफ़ी दिलचस्पी ली है और इनको एलॉबरेट करने की उन्होंने कोशिश की है। बहरसूरत जब हम ये किताब पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला कि मालिक बिन नबी इस चीज़ को कैसे देखते हैं। क्योंकि ये जो उम्मत के ज़वाल का जो इशू है इस पर थोड़ा बहुत लिटरेचर तो मिलता है, लेकिन जिस मेयार का लिटरेचर होना चाहिए था शायद वो अवेलेबल अभी नहीं हुआ है। तो इस पस मंज़र में ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू दिस वेरी थीम हैपन्स टू बी मालिक बिन नबी। अगरचे मालिक बिन नबी ने ये जो किताब लिखी है इस्लाम इन हिस्ट्री एंड सोसाइटी, ये इन्होंने 1954 में लिखी है, यानी कि काफ़ी अरसा हो गया इस किताब को लिखे हुए। लेकिन जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो काफ़ी रेलेवेंट लगती है आज के दौर के लिए भी, क्योंकि ओवरऑल उन्होंने एक सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखने की कोशिश की है। और सिविलाइजेशंस में ये एक डिकेड 10 साल 20 साल काफ़ी छोटे होते हैं। यहाँ पे जो जिस चीज़ का इहाता किया जाता है वो सदियों पे उसका ताल्लुक़ सदियों के साथ होता है, सेंचुरीज़ के साथ होता है। तो इसलिए ये बुक जो है आज भी काफ़ी रेलेवेंट है। ये बुक एक्चुअली फ्रांसीसी ज़बान में लिखी गई है लेकिन मालिक बिन नबी की तरफ से, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन पाकिस्तानी एक स्कॉलर अस्मा रशीद ने की है। और यहाँ पे इंडिया में ये किताब अवेलेबल है, किताब भवन ने इसको पब्लिश किया है, जो नई दिल्ली में एक इदारा है। और पहले 1999 में इसका पहला प्रिंट पब्लिकेशन इसकी हुई, फिर रीप्रिंट 2006 में इसका आया है। तो इस बुक में कुल मिला के 6 चैप्टर्स हैं, इसके अलावा एक इंट्रोडक्शन है और फिर कंक्लूजन है। तो जाहिर सी बात है हम अपनी बात जो है वो शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। और आज हम पहला चैप्टर इसका जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी तफसील समझने की हमारी कोशिश होगी जो भी मालिक बिन नबी ने इस किताब में लिखा है और जितना कुछ हम इसके बारे में समझ सके हैं। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, मालिक बिन नबी ने जो इंट्रोडक्शन में कहा है
वो ये है कि बेसिकली जैसे कि मैंने कहा कि 1954 में ये बुक जो है वो पब्लिश हुई है, लेकिन इससे पहले 1947 में एक इम्पॉर्टेंट बुक जो है वो मंजर आम पे आ गई। उसका नाम है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इस्लाम। ये H.A.R. गिब एक बहुत ही बड़े इंग्लिश स्कॉलर है, उन्होंने इस किताब को लिखा है। और इस बुक का भी एक मेजर थीम यही है कि मुसलमानों की हालत इस तरीके की क्यों है। तो मालिक बिन नबी कहते हैं कि काफ़ी सारी रिजम्बलेंसेस है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ों में हम एग्री करते हैं या आपको लगेगा कि एक जैसा है, लेकिन फिर भी मालिक बिन नबी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाइए और बस H.A.R. गिब की बुक जो मॉडर्न ट्रेंड्स इन इस्लाम है बस वो आप स्टडी कीजिए, क्योंकि जो मालिक बिन नबी ने किताब लिखी है वो कहते हैं कि हम में काफ़ी डाइवर्जेंसेस भी है, हमारे अप्रोच में काफ़ी डिफरेंसेस भी है। और वो कुछ कम से कम 2 चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट करते हैं इंट्रोडक्शन में। काफ़ी छोटी बुक है और मालिक बिन नबी का एक अप्रोच जो कम से कम इस बुक से नज़र आता है वो यही है कि वो काफ़ी मुख्तसर लिखते हैं, लेकिन हर सेंटेंस जो है, जुमला जो है काफ़ी मीनिंगफुल दिखाई देता है और समरी का मोहताज बनता है। अगर जो बंदा पहली बार इसको स्टडी करेगा तो यू नीड टू री रीड इट परहैप्स, ताकि जो सारी चीज़ें एक सेंटेंस में जमा की गई हैं ताकि उन सब को हम उन सब तक हम पहुंच सके। बहरहाल इन्होंने कहा कि डाइवर्जेंसेस भी हैं H.A.R. गिब और मेरी बुक में, और उसमें पहली चीज़ जो उन्होंने हाईलाइट की है वो ये है कि वो कहते हैं कि H.A.R. गिब इस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि मुसलमान जो है इनमें जिसको हम कहते हैं एटमिज़म है। एटमिज़म का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को तो समझ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है चीज़ों के पीछे, जो कायदा होता है, कानून होता है, एक यूनिवर्सल एक आउटलुक होता है, उसको अरब जो लोग हैं वो इसको नहीं समझ सकेंगे। तो एटमिज़म है और जो मेजर लॉज है वो ये लोग डिड्यूस नहीं कर सकेंगे। तो मालिक बिन नबी कहते हैं कि देखिए ये मसला तब होता है जब एक सोसाइटी ने अभी टेक ऑफ नहीं किया होता है या टेक ऑफ स्टेज में होते हैं, और फिर जब उनका डिक्लाइन होता है तो तब उनकी हालत ऐसी ही होती है। वो एक ओवरऑल सिस्टमिक तरीके से नहीं सोच सकते हैं, और जो सुपर स्ट्रक्चर्स है, जो बड़े दायरे में चीज़ों को नहीं देख सकते, पस मंज़र में चीज़ों को नहीं देख सकते, जो लॉज गवर्न करते हैं चाहे फिज़िकल वर्ल्ड को या सोशल वर्ल्ड को, तो उसको वो नहीं समझ सकते हैं। तो ये तब होता है जब एक सोसाइटी जो है टेक ऑफ में हो या फिर डिक्लाइन में हो। जब इस्लामी सोसाइटी अपने फ्लोरिशिंग पीरियड में थी तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि हम ये देखते हैं कि जो कल्चरल हेरिटेज जो मुसलमानों की है, लेगेसी जो मुसलमानों की है, वो हमें यही दिखाती है कि देयर सेंस ऑफ लॉ एंड सिंथेसिस, यानी कि मुसलमान जो चीज़ों के पीछे जो एक बड़ा कायदा होता था, कानून होता था, लॉ होता था, जो स्ट्रक्चर होता था, उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से समझ सकते थे। तो इसी तरह वो कहते हैं कि साइंस फॉर एग्जांपल आप लीजिए, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज मुसलमानों ने की, कानून जो गवर्न करते हैं इस दुनिया को, तो उसके बारे में मुसलमानों ने काम किया। तो ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मुसलमान जो है वो एटमिज़म से सफ़र नहीं कर रहे थे, उनमें एटमिज़म उस वक्त नहीं था। तो दूसरी चीज़ जिससे वो डिफ़र करते हैं विद रिगार्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ H.A.R. गिब, वो ये है कि H.A.R. गिब ये कहते हैं कि जो ह्यूमनिज़म है, ह्यूमनिस्ट टेंडेंसी जो आप अभी देख रहे हैं मुस्लिम सोसाइटी में, वो यूरोप से आया है, वेस्टर्न वर्ल्ड से आया है। तो मालिक बिन नबी कहते हैं कि देखिए, अगर आप डिप्लोमेटिक ह्यूमनिज़म की बात कर रहे हैं, अगर आप एकेडमिक ह्यूमनिज़म की बात कर रहे हैं, तो फिर तो सही है ये बात कि ये चीज़ हमने आपसे ली है। लेकिन अगर आप रियल ह्यूमनिज़म की बात करेंगे तो फिर कुरान और सुन्नत और इस्लामी तारीख़ काफ़ी कुछ हमें सिखाती है ह्यूमनिज़म के बारे में, बल्कि मुसलमान ही इस चीज़ के अपहोल्डर्स थे। हाँ, आपने ये चीज़ की कि आपने ह्यूमनिज़म को सेंट्रिपिटल ह्यूमनिज़म बनाया, यानी कि वो ह्यूमनिज़म जहाँ पे आप अपने मुल्क में अच्छे हैं लेकिन बाहर आप कॉलोनाइजेशन करते हैं, जुल्म करते हैं, ज़्यादती करते हैं, तो वो किस्म का ह्यूमनिज़म आपने सिखाया। वो कहते हैं कि मैं H.A.R. गिब से एग्री करता हूँ, क्योंकि एक चीज़ में वो ये कि इस वक्त मुसलमानों में लिटरलिज़म है, यानी कि वो चीज़ों को की नकल
करने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को स्ट्रेट अवे इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं, उनको उनके एनालिसिस नहीं कर सकते, या फिर उनकी बुनियादें नहीं परख सकते, उनके ओरिजिन्स या क्या लेना चाहे क्या नहीं लेना चाहे, इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो ये चीज़ है मुसलमानों में। और ये कहते हैं कि जो बड़े स्कॉलर्स भी हैं कुछ, वो भी बड़े अपोलोजेटिक है, खुद को वेस्टर्न मेयार पे साबित करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये भी ठीक नहीं है। तो बहरहाल ये पहले चैप्टर में कहा है मालिक बिन नबी ने, और ज़्यादातर फोकस है H.A.R. गिब, उनकी जो बुक है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इस्लाम, उस पर। फिर हम आते हैं पहले चैप्टर पे। यूनिट 1 जो है वो है द पोस्ट अल मुवाहिद सोसाइटी। इसमें पहले चैप्टर में एक्चुअली इसके 3 कंपोनेंट्स है। अब देखिए ये पोस्ट अल मुवाहिद सोसाइटी क्या है। अल मुवाहिद बेसिकली एक जिसको हम नियर ईस्ट कहते हैं, जिसमें नॉर्दर्न अफ्रीका है, लीबिया तक, और फिर हमारा अल अंदुलस है, ये सब रीजन पे मुसलमानों की एक डायनेस्टी जो है वो हुकूमत करती थी। और यूँ बता सकते हैं कि ये एक समझिए कि लास्ट पावरफुल डायनेस्टी उस रीजन में जो है वो काम करती थी। इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन शुरू हो गया। तो ये उस इंसान को फोकस कर रहे हैं जो उस कल्चर में रहता था, और जिसके ज़रिए से जो उस डिक्लाइन का इंस्ट्रूमेंट बन गया, जिसके ज़रिए से वो डिक्लाइन जो है वो पैदा हो गया, या जो उस डिक्लाइन को, मुसलमानों के ज़वाल को रिप्रेजेंट करता है। बहरहाल ये पहले चैप्टर में कहते हैं, पहले हिस्से में कहते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स टू द फर्स्ट चैप्टर द पोस्ट अल मुवाहिद सोसाइटी। ये कहते हैं कि देखिए हिस्ट्री को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं, हिस्टोरिकल फिनोमिनन को, जैसे कि साइकोलॉजी के हिसाब से इसको देख सकते हैं, जैसे इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैन एज अ साइको टेम्पोरल फैक्टर। एक फ़र्द को हम, इसकी नफ्सियात को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो इस तरीके से भी हिस्ट्री को देखा जा सकता है। इसी तरह सोशियोलॉजी के हिसाब से भी, समाजियात के हिसाब से भी हिस्ट्री को देखा जा सकता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि एक ग्रुप की जो है वो डेवलपमेंट किस तरीके की हुई है। इसी तरह हम मेटाफिज़िकल पर्सपेक्टिव से भी हिस्ट्री को देख सकते हैं, जहाँ पे हम हिस्टोरिकल कॉजैलिटी या सोशोलॉजिकल कॉजैलिटी से ऊपर उठ के हम ये देखते हैं कि चीज़ जो एक सिस्टम है वो किस चीज़ की तरफ फाइनली मूव कर रहा है। तो ये कहते हैं कि देखिए ये जो 2 एस्पेक्ट, पहला एस्पेक्ट जो है यानी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है वो हमने पहले ही किसी बुक में हैंडल किया है। अब हम 2 एस्पेक्ट्स को यहाँ पे हाईलाइट करने जा रहे हैं, एक तो है सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट और दूसरा है मेटाफिज़िकल एस्पेक्ट। तो फिर ये कहते हैं कि देखिए हम इंसानों का ओरिजिन है उसकी तो हम बात नहीं कर सकते हैं कि यानी कि मादी तौर पर हम उसको परख नहीं सकते हैं, तो गिवन आवर करंट स्टेट ऑफ नॉलेज, लेकिन हम इसकी कंटिन्यूटी पे काफ़ी बात कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की। और वो ये कहते हैं कि इसमें हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं वो है द साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन। साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन क्या है कि पहले होता है एक कौम होती है, सोसाइटी होती है, लेकिन इसका कोई ख़ास मियार नहीं होता है, फिर टेक ऑफ होता है, यानी कि तरक्की करने लगते हैं, फिर फ्लोरिशिंग स्टेज आ जाता है, फिर ये बड़ा कंट्रीब्यूशन भी देते हैं, बड़ा ये तरक्की भी करते हैं, और फाइनली इसमें डिक्लाइन पैदा हो जाता है, ज़वाल पैदा हो जाता है। तो वो कहते हैं कि हिस्ट्री को हमने इस जाविये से जो है वो देखना हमारे लिए ज़रूरी है। वो कहते हैं अदरवाइज़ क्या होता है कि हम एक कल्चर ऑफ एम्पायर क्रिएट करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि भाई हम, अब देखिए ये जो टेक ऑफ है, फिर फ्लोरिशिंग है, फिर डिक्लाइन है, फिर और एक कम्युनिटी आती है, उसमें टेक ऑफ है, फ्लोरिशिंग है, डिक्लाइन है, तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि हम एक कल्चर ऑफ एम्पायर जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसमें ये कहा जाता है, जैसे थ्यूसिडाइडस ने कहा है कि जैसे कि उनसे पहले, उनकी हिस्ट्री से पहले कुछ भी दुनिया में कोई करामत चीज़ ना हुई हो। इसी तरह अगर हम देखेंगे वेस्टर्न जो हिस्ट्री है, तो वो कहते हैं कि हमसे पहले, यानी कि हिस्ट्री का एक ऐसा तस्वुर दिया जाता है जैसे कि उनसे पहले किसी ने कुछ अच्छा नहीं किया हो या ख़ास नहीं किया हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम एक डोमिनेंट रेस जो है उसको लोगों के सामने रखते हैं, जैसे कि एक रेस जो है वो डोमिनेंट है, तो उसने एक कल्चर पैदा किया, तो उससे पहले कुछ नहीं था और उसके बाद कुछ नहीं है, तो ऐसा हम कर रहे हैं। और फिर वो इसमें ये भी कहते हैं कि देखिए इससे एक यूँ समझ सकते हैं एक लीनियर कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री पैदा हो जाता है कि जैसे कि हिस्ट्री एक जगह से ही यानी आगे बढ़ रही है और फिर ये कहीं पे ख़त्म हो रही है, जबकि हम ये देखते हैं कि एक सिविलाइजेशन तरक्की कर रही है, उसमें ज़वाल, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है। अच्छा, वो कहते हैं कि देखिए हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है ये साइकिलिकल नोशन को जो है वो अप्रिशिएट करना, और फिर वो इब्न खल्दून वगैरह उनका कंट्रीब्यूशन इस ज़मन में पेश करते हैं।
और वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे कनेक्शन मिलता है कि वो उरूज और ज़वाल के दरमियान जो इंटरफेस है उसको समझने में हमें मदद मिलती है। फिर कहते हैं कि देखिए पहला जो रप्चर हुआ, पहला जो यूँ कह सकते हैं कि डिज़ास्टर मुस्लिम वर्ल्ड में हुआ, वो बैटल ऑफ सिफ़ीन के ज़रिए से हमारे सामने आ गया। बात ये थी कि एक कुरानिक सुपरहिट था, फिर एक जाहिली सुपरहिट जो है वो भी उस सोसाइटी में मौजूद था। तो एक कंट्राडिक्शन थी, अंदर ही एक कंट्राडिक्शन थी उस सोसाइटी में। तो इसकी वजह से फिर जो है एक डिविएशन पैदा हो गई जिसको हम समझ सकते हैं। और फिर वो जो डिविएशन पैदा हो गई उसमें फिर ये भी कहते हैं कि जो सिंथेसिस क्रिएट हुई थी प्रॉफिट अलैहिस्सलाम की तरफ से, फिर खुलफाए राशिदैन की तरफ से, वो सिंथेसिस कहीं आगे जाके जो है वो ब्रेक हो गई क्योंकि खिलाफत में जो है सुपरेट और मैटर दोनों जमा किए गए थे। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने खिलाफत को मलूकियत में तब्दील किया और जो सुपरेट है वो उससे दूर हमने किया। तो फाइनली इसमें सब इंग्रेडिएंट्स थे जो मुस्तकबिल में ज़वाल की वजह बनते मुसलमानों के लिए। बहरहाल ये कहते हैं कि देखिए इसके बावजूद भी जो एक डिविएटेड सिविलाइजेशन इसकी वजह से पैदा हो गई, उस डिविएटेड सिविलाइजेशन ने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया जो कि आप जानते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी और बाकी सब चीज़ों के ज़रिए से जो हमें समझ आती है। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो मुसलमान फिर भी जो है उन्होंने सर्वाइव किया, मुसलमानों ने बहसत मुस्लिम हमने सर्वाइव इसलिए किया क्योंकि मुख्तलिफ अफराद थे जिनका किरदार कुरान के मुताबिक था, कुरानी सुपरहिट के मुताबिक था, काफ़ी पुख्ता था। तो उसकी वजह से जो है हमने सर्वाइव किया। वो कहते हैं कि इससे ये भी पता चलता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग्रेट सोशलॉजिस्ट थे क्योंकि उन्होंने कितना ज़्यादा जोर दिया मॉरल वर्च्यूज़ पे। और मालिक बिन नबी कहते हैं कि जो रूह है वो ज़रूरी होती है तरक्की के लिए, सुपरहिट जो है वो ज़रूरी होती है तरक्की करने के लिए। और जब सुपरहिट ख़त्म हो जाती है यानी कि मॉरल वैल्यूज़ जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मटेरियल प्रोग्रेस भी नहीं हो जाती है। और वो ये कहते हैं कि डिकेडेंस में क्या होता है, एक ख़ास किस्म का कॉम्बिनेशन पैदा हो जाता है इंसान, ज़मीन और वक्त के दरमियान, और वो चीज़ हम आज देख रहे हैं। वो कहते हैं कि जो समाजी किरदार है मज़हब का वो ख़त्म हो जाता है। मज़हब आया था ताकि इंसान, उसका वक्त और फिर उसकी जहाँ पे वो रह रहा हो, ज़मीन और टाइम, ये सोशलाइज हो जाए। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर ये होता है कि मज़हब जो है वो इनफरादी एक मसला बन जाता है, इसका एक सोशलॉजिकल रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो कहते हैं कि समाज हमेशा तरक्की के तरफ गामजन हो जाते हैं जब अफराद जो है वो इंटेग्रल हो, उनमें यकजहती हो कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को सिंथेसाइज कर सकें, ऐसे लोग हो, उनमें काफ़ी सारी खसूसियात जो हैं वो जमा हो जाए। और समाज तब जो है डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, सिविलाइजेशन तब डिक्लाइन की तरफ चली जाती है जब डिसइंटीग्रेटेड इंडिविजुअल्स हो जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंबाइन ना कर सके। जैसे कि आज हम मटेरियलिज्म और स्पिरिट को कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं, स्पिरिट और रीज़न को कंबाइन नहीं कर पा रहे हैं, हमको लगता है कि कंट्राडिक्शन में है। तो वो जो सिंथेसिस है, बैलेंस है, वो लॉस्ट हो गया तो फिर सोसाइटी भी जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। अब दूसरा चैप्टर है द पोस्ट अल मुवाहिद मैन। अब इसमें क्या कहते हैं कि देखिए जिस तरह बायोलॉजिकल हेरिडिटी है जो जीनस की तरह ज़रिए से आगे चलती है, इसी तरह सोशोलॉजिकल हेरिडिटी है। और ये सोशोलॉजिकल हेरिडिटी ये तय करती है कि आप क्या कर सकेंगे। वो कहते हैं मुसलमानों में प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे अंदर जो है डिटर्मिनेशन नहीं है, अज़म नहीं है, बल्कि मुसलमानों की प्रॉब्लम ये है कि हम इंसॉल्वेंट है, हम कोई काम करने से कासिर है, नाकाबिल है, नाअहल है, क्योंकि हमारी सोशोलॉजिकल हेरिडिटी जो है वो कुछ इस तरीके की है। तो मुसलमानों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या इतनी कोई प्रॉब्लम है मुसलमानों में जो असल प्रॉब्लम है वो जो समाजी नज़म है, तरतीब है, सोशल ऑर्डर जो है उसमें उनके प्रॉब्लम है, सोशल लेगेसी में प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं कि 1369 में जो है हम कह सकते हैं ये वो पीरियड है, यानी 14th सेंचुरी वो एक पीरियड है जिसमें हम इन्फ्लेक्शन देखते हैं। वो कहते हैं कि जो है ग्राफ जो है अब वो इतना नीचे जा रहा था जहाँ पे नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा हावी होने लगे ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। तो वो पहले ही कहते हैं कि देखिए कुरानिक सुपरहिट है, जाहिली सुपरहिट है, लेकिन कुरानिक सुपरहिट फिर भी काफ़ी सारे पहलू मसाइल में प्रीडोमिनेंट था, तो मुसलमान तरक्की करते रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जो है वो जाहिली सुपरहिट ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो गया
गया। तो इसलिए क्या हुआ कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया जहाँ पे हमारी कर्व जो है वो वापस चली गई। और वो कहते हैं कि इंटरेस्टिंगली कि मुसलमान आज नहीं रह रहे हैं बेसिकली, हम तो फिजिकली लगते हैं कि आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हम जो सोशोलॉजिकल हेरिडिटी के मुताबिक हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो 1369 की ज़िंदगी है, वो 14th सेंचुरी की ज़िंदगी है। तो उसमें वो कहते हैं कि एक ग्रैंड सेपरेशन जो ही बैटल ऑफ सिफीन में जो रप्चर हो गया और एक डेमोक्रेटिक रूल को हमने डायनेस्टिक रूल में जो बदल दिया, इससे क्या हुआ कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारा जो है वो तब्दील हो गया और इंसान ही इसकी वजह से जो है वो तब्दील हो गया। और यही वो अल मुवाहिद मैन है जो जिस डायनेस्टी की मैंने बात की, सल्तनत की मैंने बात की, तो उसमें ये अब इंग्रेडिएंट्स जमा हो गए उस जहालत के ये एक सोशोलॉजिकल ऑर्डर में जो है इसने ख़राबी पैदा की और इसने एक नई लिगेसी अब क्रिएट करनी शुरू कर दी। तो ये जो आप कोलैप्स आप देख रहे हैं, ये आप बस एक स्टेट में, एक शहर में नहीं देख रहे हैं, ये आप यूनिवर्सली अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि प्रेजेंट जो हमारे फोकस है एट क्रिएटिंग रेनेसांस, कोशिश हमारी हो रही है कि हम रिवाइवल करें। तो इसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हम वो लोग हैं जो 14th सेंचुरी के लोग हैं जो एक्चुअली डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी सोशोलॉजिकल हेरिडिटी इस कुछ इस तरीके की है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कहते हैं वो ये है कि देखिए अगर हमारे पास डिग्रीज़ है, वेल्थ है आज, तो ये एक नोशन क्रिएट करती है जैसा कि हम मॉडर्न बन गए, अब हम आगे चले गए। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप हम अपने जज्बात हैं, हम अपने आदात है या फिर अपने ख़यालात को देखेंगे तो फिर पता यही चलता है कि हम वही सोशोलॉजिकल, वही जो तहजीब जो है उसी के पैरोकार अभी भी हैं। तो वो कहते हैं कि जब तक हम अपनी इस हेरिडिटी को, लेगेसी को तर्क ना कर पाएंगे तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम एक जो है रेनेसांस क्रिएट कर पाएंगे, हम एक रिवाइवल क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए पोस्टल मुवाहिद मैन जो है ये एसेंशियल कंपोनेंट है ऑल द प्रॉब्लम्स जो अभी मुसलमानों में है। और वो कहते हैं कि इसी चीज़ को हम कॉलोनाइजेबिलिटी भी कहेंगे, क्योंकि इस फ़र्द में वो सब खसूसियात मौजूद है कि इसको बाकी लोग आके जो है इस पर राज करेंगे, इस पर हुकूमत करेंगे, इसको कॉलोनाइज कर पाएंगे। तो ये है दूसरा हिस्सा पहले चैप्टर का जो है पोस्ट अल मुवाहिद मैन। अच्छा, तीसरा जो इसका कंपोनेंट है इस चैप्टर का वो है द फर्स्ट यूरोप इस्लाम कॉन्टैक्ट। इसमें मालिक बिन नबी कहते हैं कि देखिए एवोल्यूशन अगर आप देखेंगे, इर्तिका अगर आप देखेंगे यूरोपियन सोसाइटी की, तो ये पता चलता है कि वो एग्रेरियन लोग थे, ज़मींदार लोग थे, एक ही जगह मुकीम थे, सेडेंटरी थे। अब चूँकि जो मुकीम लोग होते हैं, जो एक ही जगह होते हैं, जो नोमैडिक नहीं होते हैं, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है कि रिलेशनशिप पैदा हो जाते हैं। गाँव में हैं या शहर में है तो आपका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पैदा हो जाता है। तो वहाँ पे फिर नोशन ऑफ प्रॉपर्टी भी पैदा हो जाता है, यहाँ तक ज़मीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो कुछ ऐसा पैदा हो जाता है। और फिर सीजनल एक्टिविटीज़ होती रहती है तो उनसे एक सोशोलॉजिकल नोशन ऑफ टाइम जो है वो पैदा हो जाता है, या हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो सोशलाइज हो जाती हैं। और वो कहते हैं फिर बाद में वहाँ पे चर्च भी आ गया, उसने एक कम्युनल लाइफ का तस्वर दिया। फिर जो है लॉजिकल एक लोग भी आ गए जिन्होंने लॉजिक पे जोर दिया, कार्टेशियनिज्म का तज़किरा वो करते हैं, और इसकी वजह से हम में सेंस ऑफ यूटिलिटी पैदा हो गया, यानी कि यूरोप में सेंस ऑफ यूटिलिटी पैदा हो गया। और फिर क्रूसेड्स भी थे, उन्होंने अपना असर उन पर डाला। तो बहरसूरत वो एक इस किस्म की तहजीब बन गई, सिविलाइजेशन बन गई। लेकिन जब हम मुसलमानों की तरफ देखते हैं, अरब की तरफ देखते हैं, तो वो एसेंशियली नोमैडिक थे, शेफर्ड्स थे। वो जो है एक ही जगह बैठने वाले लोग नहीं थे, तिजारत से उनकी वाबस्तगी थी। और फिर उनके पास तो कोई स्पेस का उस तरीके का तस्वर नहीं था, इनडेफिनेट स्पेस था उनके सामने, कहीं भी आते थे कहीं भी जाते थे, उनके पास रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं थी। और फिर उनके पास जो इंस्टिंक्ट था वो ज़्यादा बायोलॉजिकल था, सोशल नहीं था, क्योंकि वो अपने ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखते थे, जो बायोलॉजिकल इन नेचर है। कबीला बायोलॉजिकल एक एंटिटी हम उसको कह सकते हैं। तो वो सोशल, उनमें सोशोलॉजिकल जो सोशलाइजेशन उनमें उस तरीके की नहीं हुई थी, आम सोसाइटी से उनका इस तरीके का ताल्लुक़ नहीं था। वो कहते फिर इस्लाम आ गया तो उसने बेसिकली सोशलाइजेशन पैदा की इन लोगों में, उसने कोहीजन पैदा किया, नज़म पैदा किया, ज़ब्त पैदा किया, हिस्टोरिक
हिस्टोरिकल एक तारीखी एक दिशा दी, एक तरीका दिखाया मुसलमानों को। फिर उनको सेडेंट्री भी बनाया क्योंकि अब वो हुकूमत करने लगे, एक ही जगह बैठने लगे, उनको फिक्स किया सॉइल के साथ। तो फिर उसकी वजह से साइंस एंड आर्ट जो है वो पैदा हो गया, ऑर्डर पैदा हो गया, लॉज जो है वो पैदा हो गए और उनको उनकी ओबीडियंस जो है वो ज़रूरी समझी गई। तो वो कहते हैं कि अब ये देखिए टेक ऑफ है, फिर फ्लोरिशिंग है, फिर अब हम देख रहे हैं कि 18th सेंचुरी में जब हम जाते हैं तो एक साइकिल फुल हो गया है कि हम ऊपर गए, फिर अब अभी हम बिल्कुल ज़मीन पे वापस आ गए हैं। तो वो कहते हैं कि जो साइकिल ऑफ सिविलाइजेशन है वो हमने इस तरीके से जो है वो जो है कंप्लीट किया। तो अभी भी अगर डिक्लाइन हो जाता है तो वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो फिर उसी ज़िंदगी की तरफ वापस चले जाएंगे, अरब जो है वो वापस चले जाएंगे उसी ज़िंदगी की तरफ जहाँ से वो आए थे, और वेस्ट जो है वो फिर कल्टिवेटर्स वगैरह बनेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो वो कहते हैं कि अब जो कॉन्टैक्ट है इसकी एक जो बुनियादी एक इसका पहलू है वो ये है कि मुसलमानों ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, यूरोप को काफ़ी कुछ दिया एज ए सिविलाइजेशन। लेकिन यूरोप जो है ये इनके समझे कि इनकी जहनीत में है, इनकी नफ्सियात में है कि हमने अरब लोगों की सिविलाइजेशन को तस्लीम नहीं करना है, इनका कंट्रीब्यूशन जो है उसको तस्लीम नहीं करना है। तो वो फिर एग्जांपल देते हैं, डॉक्टर गस्टो ले बॉन उनकी बुक है या उनका जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, वो कहते हैं कि अरब कंट्रीब्यूशन इग्नोर डिस्पाइट क्लेम्स ऑफ इम्पार्शलिटी, यानी कि ये कहने के बावजूद कि हम इम्पार्शल है, हम जानिबदार नहीं है, तो उसके बावजूद अरब लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो रद्द किया जाता है। तो वो कहते हैं कि ये एक हेरिडिटरी प्रेजुडिस बन गया और ये इट्स पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म। तो वो कहते हैं कि अब जब यही चीज़ें हम स्टडी करते हैं तो इससे क्या होता है, या ये चीज़ हम इम्बाइब करते हैं फ्रॉम द वेस्ट, या हम चाहते हैं कि वेस्ट से हम अपनी गाइडेंस ले, तो वो कहते हैं कि इससे तो एक इंटरनल कंट्राडिक्शन पैदा हो जाती है मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि हम अपनी जो बुनियादी लिगेसी है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि वेस्ट तो इसको छुपा देता है। तो इसलिए हम जेन्युइन मानों में इंस्पायर नहीं हो सकते हैं, और एट द सेम टाइम जब हम वेस्ट से बाकी सब चीज़ें लेते हैं वो यहाँ पर कंपैटिबल नहीं होते हैं। तो ये एक मुअम्मा पैदा हो जाता है मुसलमानों के लिए, जिसको ओवरकम करना उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहरसूरत ये मैंने इंट्रोडक्शन आज पेश किया, और पहला चैप्टर जो है उसका मैंने आपके सामने तज़किरा किया, कोशिश की कि थोड़ा डिटेल से इसका तज़किरा किया जाए। अब पहला चैप्टर है द पोस्ट अल मुवाहिद सोसाइटी, उसमें जो पहला हिस्सा है द साइक्लिकल फिनोमिनन, फिर है द पोस्ट अल मुवाहिद मैन, और फिर है द फर्स्ट यूरोप इस्लाम कॉन्टैक्ट। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम इसका और एक चैप्टर स्टडी करेंगे। देखते हैं मालिक बिन नबी बाकी कौन से थीम्स लेते हैं और उनके बारे में क्या कहते हैं। अक़ूलु हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। शुक्रिया।